नमस्कार दोस्तों, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरी दुनिया कोविड-19 से, कोरोना से त्रस्त है, दहशत में है और सबको इंतजार है कि इससे कैसे मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति का एकमात्र मार्ग जो दिख रहा है, जो रास्ता दिख रहा है, वो है कि कोई दवाई आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए। और इस मोर्चे पर एक अच्छी खुशखबरी सुनने को आ रही है कि रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने अपने परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। जो मेडिसिन वो बना रहे थे, जो वैक्सीन वो बना रहे थे, उसके। तो ये एक बड़ी खबर है। पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे पहले इसका टीका बनाता है, कौन दवाई लेकर आता है। बहुत सारी कंपनियां इसके लिए आपस में उलझी हुई थी। गिलियड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता इसमें लगे हुए थे। बायोटेक कंपनी है मॉडर्ना, वो भी इस परीक्षण के दौर में आगे चल रही है। अभी कुछ दिन पहले चीन से खबर आई थी कि उन्होंने भी अपने परीक्षण पूरे कर लिए हैं। तो अब जब ये रूस की तरफ से क्लेम हुआ है कि हमने परीक्षण खत्म कर लिए हैं सफलतापूर्वक, तो अब उम्मीद बढ़ गई है कि अब वैक्सीन आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे साथ सीधे मॉस्को से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला। बहुत लंबा अनुभव है उनका, रूस में भी, हिंदुस्तान में भी, और मतलब राजनीति, रक्षा, तमाम क्षेत्रों पर वो काम करते रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं, तो हम उनसे शुरुआत यहीं से करेंगे कि इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है, कितना पुख्ता है, इससे हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं। ये जो परीक्षण हुए हैं, क्या हम इनको कंक्लूसिवली मान सकते हैं कि ये सफलतापूर्वक हो गए हैं? नमस्कार। ये खबर जो आई है बड़ी काफी उत्साहवर्धक है, पर रूस में काफी बड़े पैमाने पर वैक्सीन को डेवलप करने के लिए काम चल रहा है। कम से कम 17 जगह जो है इंस्टीट्यूट, जिनमें फौजी भी हैं, वो इस के लिए कर रहे हैं अपना एक तरह से रिसर्च चल रही थी, क्योंकि एक ग्रुप है, फौजी ग्रुप, वो भी कर रहा है। उसमें भी 50 यंग डिफरेंट एज के फौजी लोग थे, वो भी चल रहे थे। पर ये जो थिचनफ वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है, रूस की सबसे बड़ी वायरोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है गमालेय वाली, वहां से जुड़ी हुई है। और उस इंस्टीट्यूट में, गमालेई इंस्टीट्यूट में पहले शुरू हुआ था ये काम। डॉक्टरों ने खुद अपने ऊपर किए थे परीक्षण, अच्छा। काफी पहले। तो उससे काफी उम्मीद मिली है कि अच्छे थे डॉक्टरों ने। फिर इसको पूरी तरह से जो है इंस्टीट्यूट में किया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि मतलब कि सक्सेसफुल हो गया है। और पहले ग्रुप को जो है वो बुधवार को छोड़ देंगे, और अगला जो ग्रुप है उसके बाद उनको छुट्टी अस्पताल से, जो क्लिनिक से है, वो मिल जाएगी 20 तारीख को। तो ये बड़ा अच्छा है। और रूस के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो है, देश में इन सब प्रयासों से ज्यादा दो चार वैक्सीन होंगी, जिनमें कुछ होंगी जो गोली की तरह खाई जाएंगी, और कुछ होंगी जो वो इंजेक्शन लगेगा, मतलब तरल फॉर्म में होंगे। तो ये काफी प्रयास कर रहे हैं, और देखते हैं कि आगे कैसे होता है। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वैक्सीन कुछ समय के लिए काम कर सकती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है वो अपने आप में म्यूटेशन कर रहा है जी। और ये कहा जा रहा है कि जो वुहान में वायरस था और जो यूरोप में जाके आया है इधर, क्योंकि रूस में भी जो वायरस पहले आया है इटली के थ्रू आया है, चीन से गया इटली से आया रूस, और रूस में फिर फैला। तो ये विनय जी, क्या ये पहले तो हमारे दर्शक पूरी तरह से आश्वस्त होने लेना चाहते हैं कि सचमुच में रूस ने ये वैक्सीन बना ली है। ये जो क्लेम है उनका, वो कितना पुख्ता है? जो रिसर्च से जुड़े लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? वहां की सरकार क्या कह रही है? मतलब दावे में कितना दम है? देखिए, बात ऐसी है कि रूस में भी जिस तरह की प्रतिस्पर्धा होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, हमारे यहाँ भी और हर सारी दुनिया में है।
वैसी ही प्रतिस्पर्धा होती है। अब वो समय ही दिखाएगा कि एक एक तैयार हो गई है। हालांकि एक और कहते हैं कि वैक्सीन क्या, इलाज के लिए गोली तैयार हो गई है। तो देखते हैं कि कितना चलता है, क्योंकि आप तो जानते हैं अच्छी तरह से कि वैज्ञानिक और प्रयोगशालाएं और कंपनियां जो हैं, वो ग्रांट जो मिली थी उसका तो सदुपयोग सब लोग करना चाहते हैं। इसका एक हम्म, आर्थिक पहलू भी है। तो बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब तो समय ही दिखाएगा। तो अभी इसमें क्या नेक्स्ट क्या होगा? ये परीक्षण पूरे हो गए हैं, डब्ल्यूएचओ को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, जनरल जो होते हैं मेडिकल जर्नल उनमें इसको पब्लिश किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ जो दूसरे रिसर्चर हैं दुनिया भर के वो क्वेश्चन भी करें। क्या इस प्रोसेस से अभी गुजरना है इस दावे को? अब बात ऐसी है कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि सितंबर से जो है जो व्यापक पैमाने पर वैक्सीन का उपयोग शुरू हो जाएगा। तो आप देखते हैं, और ये भी साथ में कहा गया है कि कुछ लोगों को डर भी है इसका। कहा कि ये जरूरी अभी सबके लिए आवश्यक नहीं होगा, सिर्फ जो अपना लगवाना चाहेगा वैक्सीन सिर्फ उनके लिए ही सीमित रहेगा। तो देखते हैं कि कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन की भी वो होती है। एक बात में है कि एक रूस में, क्योंकि शीत युद्ध के काल से अमेरिका और रूस के बीच जो थी, इस बैक्टीरियोलॉजिकल लेवल पर भी झड़पें बिल्कुल। होती थी। तो जी यहाँ जी। की जो सिस्टम है, जो इनका वो वैज्ञानिक जो वो ये इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन की जो क्षमताएं हैं, लेबोरेटरीज हैं यहाँ पर, वो काफी है, और उनको काफी इस तरह का अनुभव भी प्राप्त है। तो ये उम्मीद है कि उनका ये सिस्टम जो इतने सालों से उन्होंने बेकार छोड़ रखा था, अब वो फिर से रिवाइव हो रहा है, और उम्मीद है कि देखते हैं कि कुछ काम लायक हो जाए, उसको फायदा भी होगा। ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट आया है कि जैसे चीन ने कहा कि अगर हम इन्वेंट करते हैं तो पूरी दुनिया के लिए होगा। तो ऐसी उदारता भी रूस दिखा सकता है कि अब उसने अगर वैक्सीन बना ली तो हिंदुस्तान को भी देगा, भाई तुम भी मैन्युफैक्चर करो, तुम भी प्रोडक्शन करो, हमारे यहाँ भी बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है, तो पूरी दुनिया को इस मेडिसिन का, इस वैक्सीन का लाभ मिले। ऐसा कुछ भी कहा गया है रूस की तरफ से? हाँ, तो कहा गया कि रूस ने कहा है कि हम अगर बना लेंगे इस वैक्सीन को, तो नेचुरली इसका जो है निर्यात भी किया जाएगा और मित्र देशों को दिया दिया भी जाएगा। कई वो जानते हैं कि अफ्रीका में जैसे एक इंस्टीट्यूट है, मतलब रशिया ने एबोला का बनाया था वैक्सीन, वो वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अफ्रीका में काफी उसका यूज किया गया। वो तो वो तो खैर वो दुनिया के साथ बांटने को तैयार है, और जो कुछ दवाई बनाई है तो ये भूतपूर्व सोवियत रिपब्लिक हैं, उनको भी दी जा रही हैं। तो ये मामले ये नहीं है कि हम इसकी मोनोपोली बना के, और तो जी। कम से कम अभी तक तो यही है। विनय जी, ये बताइए कि शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि रूस ने कोरोना से लड़ाई करने में लापरवाही बरती, कोताही बरती, देरी की, और जिसकी वजह से वहां तेजी से कोरोना फैल गया था और नंबर 2 पर चल रहा था काफी अरसे तक रूस। उसके बाद फिर ब्राजील ने और फिर हिंदुस्तान ने भी उसको पार किया, अब चौथे नंबर पर आ गया है। तो ये क्या शुरुआत में क्यों इस तरह की गड़बड़ियां हुई, फिर कैसे इसको संभाला गया? नहीं, बात यह है कि रूस का की जो नीति थी वो बड़ी अच्छी थी। मतलब एक तरह से शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी कि आपको जब याद है कि जनवरी में खबरें आनी शुरू हुई थी वुहान से, तो रूस की सरकार ने 1 फरवरी से चीन के साथ पूरा बॉर्डर सील कर दिया था। तब तो लोगों को हैरानी हो रही थी कि चीन रूस का दोस्त है और रूस इस तरह की बात कर रहा है। और मॉस्को में और रूस के बड़े शहरों में जितने भी वो थे आपके टूरिस्ट आए, चाइनीज टूरिस्ट आए थे, हर एक को उन सारे टूरिस्ट ग्रुपों को होटलों में बंद करके अंदर क्वारंटाइन कर दिया था, जिससे हम्म, चाइनीज एम्बेसी ने बड़ी जबरदस्त विरोध किया था। ये जी जी जी। मानवाधिकार का, पर रूस ने माना नहीं, और हर एक चाइनीज जितने भी आए हुए थे यहाँ पे, हर एक को इन उसमें होटलों में बंद कर दिया। तो ये क्योंकि शुरू से ये था।
और उसके बाद जो है, और आप समझ लीजिए कि मार्च में 16 मार्च 1 फरवरी से चाइना का बॉर्डर सील हुआ, और 16 मार्च से जब इटली से लोग छुट्टियों, नए साल की छुट्टियों के बाद जब लौटना शुरू हुए, तो इटली, क्योंकि यहाँ रूस में ठंड होती है और इटली में, स्पेन वगैरह में, फ्रांस में मौसम गर्म होता है, तो लोग छुट्टियां नए साल की बिताने जाते हैं। तो जब लौटने शुरू हुए तो उनके थ्रू केस जब बढ़ने लगे, तब रूस ने 16 मार्च से सारी फ्लाइट बंद कर दी। तो उस हिसाब से तो ठीक था। और मॉस्को में मार्च के शुरू में ही जो था, एक तरह से मॉस्को की अथॉरिटीज ने, शहर बड़ा है, 12 मिलियन का शहर है, तो उन्होंने ये ये लॉकडाउन तो नहीं, मतलब एक तरह से काफी एक पार्शियल लॉकडाउन कर दिया था कि जी जितने भी लोग थे उम्र 65 साल से उम्र ज्यादा की उम्र की, उनको एक्स्ट्रा पैसे देके कहा तुम ये यहाँ यहाँ पर रूस में क्या होता है कि हर एक लोग फ्लैट कमरों में वहाँ फ्लैटों में रहते हैं शहरों में, और शहर के बाहर छोटा मोटा एक हर एक घर होता है, हर एक का फार्म हाउस समझ लीजिए। जी तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, देंगे बूढ़े लोगों को, कि आप जाके अपने फार्म हाउस में रहिए। अगर वहाँ हीटिंग का अरेंजमेंट नहीं है तो हम आपको सस्ते दामों पर देंगे कोयला के या लकड़ी हीटिंग करने के लिए, और साथ में कैश दिया कि आप वहीं रहेंगे। और ये सिस्टम आपको बताता हूँ, ये 14 जुलाई तक चलता रहा था कि उन लोगों को बैन था यहाँ शहरों में आने का, घूमने का, कि आप अपने एजेड जो उम्र के लोग हैं वो अपने घरों में ही रहें, और उनको जो सुविधा चाहिए वो फोन करके दवाई भी, जो भी कुछ है वो। तो ये तो, पर सवाल दूसरा है कि रूस में, कहने को तो कह दीजिए कि यहाँ तानाशाही है, ये वो नहीं है, पर आम जनता जो है, और खास तौर से जो युवा पीढ़ी है, वो हर चीज में मतलब कि जो सरकार ये कहेगी तो उल्टा करने की कोशिश करती है। सरकार ने उनके रेस्टोरेंट, सारे फिटनेस क्लब वगैरह सब बंद कर दिए, तो उन्होंने क्या है, ऐसे इलाकों में जाके अपनी अपनी पार्टियां शुरू कर दी बाहर बैठ हम्म के। तो उसकी वजह से, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि शुरू में कहा था कि ज्यादातर बूढ़े लोग ही बीमार होते हैं, और रूस में हम्म अजीब बात यह है कि जवान लोग हैं, 25 से 20 25 साल के, 30 साल के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो क्योंकि वो अपना लाइफ स्टाइल जो है ना अपना, दोस्तों के साथ कारों में भर के बैठ गए, चले गए पार्टियों में, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा था। और हाँ, वही इसीलिए ये सवाल मैं इसलिए कर रहा था आपसे कि देखिए, रूस में जो संक्रमित लोगों की संख्या है 7 लाख से ऊपर है, और 11,000 लोगों से ज्यादा मारे जा चुके हैं, ये शिकार हो चुके हैं कोरोना के, जबकि हिंदुस्तान में ये आंकड़ा भी 8 साढ़े 8 लाख का है और 12,000 के आसपास लोग मरे हैं इससे। तो हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ और रूस की आबादी लगभग 15 करोड़। तो आबादी के इतने अनुपात के बावजूद इतना आंकड़े वहां ज्यादा थे। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि ये बात, ये क्योंकि रूस में ये घटनाएं हुई उन शहरों में जहाँ अधिक औद्योगिक रूप से विकसित हैं या ज्यादा आबादी वाले हैं। क्योंकि रूस का हिस्सा जो काफी बड़ा जो है बाहर फैला हुआ है, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग आसानी है, पर बड़े शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग आसान नहीं है यहाँ। तो और पर बहुत से लोग जो हैं, इसके कारण ये है कि मेरे पड़ोस में भी इधर, मैं जंगली इलाके में रहता हूँ, यहाँ दूर दूर पे कोठियां बनी हुई हैं लोगों की, पर वहां भी आज मुझे पता लगा कि 2-3 लोग जो हैं, परिवार पूरे के, वो इसके शिकार हुए, क्योंकि कुछ लोगों के इटली से लौट के आए थे तो लाए, और साथ में साथ पूरा परिवार हो, इस तरह के बहुत होते हैं। पर मेन चीज ये है कि लोग सड़कों पर जो है, सरकार ने कहा कि मास्क लगा के चलिए और फाइन भी किया, पर वो जानबूझ के पुलिस को देख के मास्क उतार लेते थे। तो ये सब चीजें हैं, मतलब ये एक तरह से ये मान लीजिए कि सरकार विरोधी के सरकार के विरोध की अभिव्यक्ति है, ये इतने लोग मारे। अच्छा,
तो और क्या लगता है, अभी आप क्या कंट्रोल में है पूरी तरह से? लोगों में क्या माहौल है, दहशत है नहीं है, अभी किस तरह से सोच रहे हैं लोग? आप देखिए, मॉस्को में आज से जो है वो मास्क उतार के सड़कों पे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ नहीं संभव है वहाँ आपको जरूरी है। मॉस्को मेट्रो में भी जरूरी है कि आप मास्क घुस सकते हैं। मेन चीज है कि मॉस्को मेट्रो बंद ही नहीं हुई एक दिन के लिए भी यहाँ, क्योंकि बहुत सिस्टम ऐसा है कि उसको फिर से एक बार बंद करके शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बसों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये जरूरी है। बाकी वो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं। मॉस्को में कहते हैं फ्लैटन हो गया है, यहाँ इतनी ज्यादा वो नहीं हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि धीरे धीरे वो सब खुलते जा रहे हैं। 1 अगस्त जैसे स्कूल खुल गए हैं, पर स्कूलों में अभी पढ़ाई नहीं, क्योंकि यहाँ तो छुट्टियों का वो 1 सितंबर तक चलते हैं। पर यह है कि टीचरों का आना जाना शुरू हो गया है। और क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का सीजन है, तो वो सब चालू आज से हो गया है। और 1 अगस्त से पूरी तरह से थिएटर, सिनेमा हॉल 50% की कैपेसिटी पे चालू हो जाएंगे। ये बताइए कि हिंदुस्तान में जिस तरह का लॉकडाउन लगाया गया, क्या वह उसकी वहां जरूरत हुई? क्या वहां इस तरह का प्रयोग हुआ है? हाँ, मॉस्को में एक समय आया जब लॉकडाउन ऐसा था कि लोगों को निकलना कम से कम जो उम्र वाले लोग थे उनको बैन था। और दूसरा ये था कि यंग लोग भी सिर्फ बिना पास के नहीं जा सकते थे। और केवल बिना पास मास्को में, पूरे रूस में नहीं था लॉकडाउन जैसे हिंदुस्तान में पूरे हर देश भर का इलाके में लॉकडाउन? है, अपने हर इलाके में अपने हिसाब से है, क्योंकि हर इलाके का, फिर शहर का, फिर कस्बे का अपना अपना है। पर जो मेजर गाइडलाइंस ये थी कि वो पहले 31 जुलाई तक जो है पूरा रहेगा लॉकडाउन। एसेंशियल सर्विसेज चालू थी वैसे, और लोग ज्यादातर घर पर ही रहते थे, दुकानें चालू थी। लोग वहाँ पे कोई मास्क लगा के जाना जरूरी है आज भी, क्योंकि अभी कुछ इलाकों में 31 जुलाई तक ये, मॉस्को में भी वैसे पार्शल 31 जुलाई का लॉकडाउन था। एसेंशियल फैक्ट्रीज काम कर रही थी, पर बाकी सब बंद था। समझ लीजिए 3 महीने फैक्ट्रियां नहीं चली जो सेकेंडरी होती हैं। जी, तो विनय जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब अपना ख्याल रखिए। और अब तो आपके पास वैक्सीन भी आ गई है, तो कम से कम रूसियों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन है जी, तो मुबारक हो उसके लिए। जी, मैं बहुत लिखवा बहुत कर रहा है। धन्यवाद। जी, आपसे बातचीत होती रहेगी। हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। दर्शकों, उम्मीद है कि रूस में जो वैक्सीन खोजी है वो काम करेगी, और हम लोग जिस दहशत से गुजर रहे हैं उससे निकलने में मददगार साबित होगी। जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और हम लोग भी आज़ादी के साथ अपने पहले की तरह जिंदगी जी सकें। तो ये उम्मीद जगा दी है रूस ने, और इस उम्मीद के साथ कि जल्दी से हमें वैक्सीन मिलेगी, अब वो मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।